हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरॉन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसका हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये लेक्चर वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, यहाँ पर ये ग्रीक वर्ड है। ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, यहाँ पर ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक ग्लाइको और दूसरा लाइसिस। ग्लाइको का मीनिंग होता है शुगर, और लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन, यानी कि शुगर का ब्रेकडाउन। शुगर में भी स्पेशली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। ये कहां पर होता है? तो ये हमारा सेल्यूलर इवेंट है, ये हमारा सेल्यूलर प्रोसेस है जो सेल के अंदर होता है। कैसे सेल के अंदर होता है? तो सपोज दैट यहां पर कोई एक सेल है, जैसे कि यहां पर कोई एक सेल है और सेल के अंदर जैसे कि ये न्यूक्लियस है और यहां पर दूसरी ऑर्गेनल, हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। अब यहां पर सेल के अंदर जैसे ही फूड एंटर होता है, जैसे कि यहां पर फूड में हमने ग्लूकोज लिया और जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है, जैसे कि यहां पर हमारा फूड ग्लूकोज हमने ले लिया, तो ग्लूकोज जैसे ही एंटर होता है तो इसमें से क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, प्लस इसके साथ 6 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए और इसके साथ यहां पर दूसरा बनेगा 6 वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से हमारा ये पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाला है। इसको हम रेस्पिरेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? इसको हम रेस्पिरेशन बोलते थे। अब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो रहेगा ये एक स्टेप में नहीं होगा। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस यहाँ पर हमने एक स्टेप में लिखा है, बट हमारा ये जो पूरा प्रोसेस ये बहुत सारे स्टेप के अंदर होता है। जिसमें हम बात करें तो जो ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज का फर्स्टली जैसे ही सेल के अंदर एंटर करेगा तो सेल के अंदर इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का जो रेस्पिरेशन होगा या ऑक्सीडेशन होगा ये मेनी स्टेप में होगा। ये हमारा एक स्लो एंड स्टेप वाइज रिएक्शन है। सो यहाँ पर ग्लूकोज पहले क्या करेगा? ग्लूकोज का हम केमिकल फॉर्मूला निकाले तो आपको पता होगा C6H12O6। इस तरीके से ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है और इसके अंदर हम देखेंगे तो 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल पहले क्या करेगा? पहले 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होगा और 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनेगा, जिसको हम बोलेंगे पायरुविक एसिड। क्या बोलेंगे? पायरुविक एसिड। यहाँ पर इस तरीके से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, अब ये पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम पायरुवेट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से यहां पर क्या मिला हमको? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट या पायरुविक एसिड के मिले। यहां पर इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल हमको पायरुवेट या पायरुविक एसिड के मिले। अब यहां पर ये जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड है ये सेल के अंदर यहां पर बने कहां पर? ये जो हमारा पूरा प्रोसेस ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है। यह हमारा प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब ये पायरुविक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये मॉलिक्यूल चले जाएंगे हमारे सेल के ये ऑर्गेनल, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर हाउस नाम से जाना जाता है। ये सेल का पावर हाउस है। सो यहाँ पर पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पायरुविक एसिड जैसे एंटर करेगा तो इसका एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा और इसमें से इसका टोटली ब्रेकडाउन होकर इसमें से 3 CO2 बनेंगे। एक पायरुविक एसिड, यहाँ पर 3 कार्बन इसके अंदर होता है, तो यहाँ पर एक पायरुविक एसिड 3 CO2 बनाएगा, प्लस यहाँ पर 3 H2O बनाएगा, प्लस इसके साथ यहाँ पर दूसरा हमको एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी?
एनर्जी मिलेगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा पायरुविक मॉलिक्यूल भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और यहाँ पर भी 3CO2 प्लस 3H2O प्लस एनर्जी मिली। अब ये जो एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी को हमने क्या किया, तो इसका हमने एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज किया। एनर्जी को हम एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमको कुछ मॉलिक्यूल एटीपी के मिलेंगे। कितने मिलेंगे तो ये हम बाद में बात करने वाले हैं, अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये हम बाद में बात करने वाले हैं। हमारी ये एनर्जी मिलेगी, इसका हमने यूज कर लिया एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर आपने समझा 3 मॉलिक्यूल एक पायरुविक एसिड से मिलते हैं और यहाँ पर दूसरा पायरुविक एसिड, ये भी 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के। इस तरीके से 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर वाटर के, और इसके साथ एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस रहने वाला है। अब यहाँ पर ये हमारा जो प्रोसेस है, ये हमने देखा पायरुविक एसिड का आगे का जो प्रोसेस है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर ये ग्लूकोज में से जब पायरुविक एसिड बने, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने, तो ये हमारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये हमारा ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के अंदर होता है, जो साइटोप्लाज्म में होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये आपको समझ में आ गया। अब ये ग्लाइकोलिसिस फर्स्टली डिस्कवर किसने किया था? तो इसमें 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम एम्बेडेन, दूसरे का नाम मेयरहॉफ और तीसरे का नाम पारनास। ऐसे 3 साइंटिस्टों ने मिलकर, जिसमें एम्बेडेन, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास। सो ये 3 साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया था। इस वजह से इसको हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे। इस वजह से हम ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलेंगे। ईएमपी पाथवे भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईएमपी पाथवे भी इसको बोल सकते हैं। किस वजह से? तो यहाँ पर एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास ने इसको डिस्कवर किया था। सो इस वजह से इसको हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करें तो ये ग्लाइकोलिसिस में कितने प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेप होते हैं? ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो 10 स्टेप में होता है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन 10 स्टेप एंड ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन 10 स्टेप। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन 10 स्टेप में होता है। इसके भी जैसे कि कोई एक स्टेप रहेगा, इसका भी सब स्टेप रहेंगे, बट मेनली हम बात करें तो इसमें 10 स्टेप रहते हैं। हमारा पूरा ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप के अंदर कंप्लीट होने वाला है और ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाने वाला है। तो इसको हम देखते हैं। फर्स्टली यहां पर ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो हमारा जो ग्लाइकोलिसिस, जैसे ही हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है, जैसे कि यहां पर कोई हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जैसे सेल के अंदर एंटर करता है तो इसका ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाता है और ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा? तो इसका फॉस्फोराइलेशन होगा। किसका फॉस्फोराइलेशन होगा? ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और यहां पर एटीपी रहेंगे। इसमें से एटीपी में आपको पता है, एटीपी में 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहते हैं। इस तरीके से यहां पर, जैसे कि ये हमारा एटीपी के अंदर, आपको एटीपी का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। इसके अंदर एक रिबोज सुगर रहता है, यहाँ पर दूसरा हमारा डबल साइक्लिक रिंग वाला एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस रहता है। ये हमारा एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस हो गया और इसके C5 कार्बन पे, ये C1 कार्बन के ऊपर हमारा एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस रहता है रिबोज सुगर के, और इसके C5 कार्बन पे हम देखें तो यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं। अब ये 3 फॉस्फेट ग्रुप के अंदर हम देखें तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे एटीपी।
ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये एटीपी क्या करेगा, एटीपी इसका जो एक फॉस्फेट रहेगा इसको ट्रांसफर कर देगा ग्लूकोज के ऊपर। तो ये हमारा इसमें ट्रांसफरेज एंजाइम काम करेगा, ट्रांसफरेज इसमें एंजाइम काम करेगा। ट्रांसफरेज एंजाइम हमारा एक टाइप का एंजाइम के 6 आपको ग्रुप 6 टाइप्स आपको पता होंगे, जिसमें फर्स्टली ऑक्सीडो रिडक्टेस, उसके बाद ट्रांसफरेज, तीसरे हमारे हाइड्रोलेज, चौथे लाइजेस, पांचवे हमारे आइसोमरेज और छठे हमारे लाइगेज। इस तरीके से हमारे 6 टाइप के हमारे एंजाइम थे। इसमें से जो ट्रांसफरेज एंजाइम का ग्रुप रहता है, इसका एक एंजाइम रहता है, इसको हम बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज ने क्या किया, तो हेक्सोकाइनेज ने एटीपी के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप था इसको ट्रांसफर कर दिया ग्लूकोज के ऊपर, और ग्लूकोज के भी जो छठा कार्बन रहता है इसके ऊपर जो छठवां कार्बन रहता है इसके ऊपर इसको ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको ग्लूकोज के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इस तरीके से यहाँ पर एटीपी क्या करेगा, एटीपी इसका एडीपी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से निकल जाए तो ये हमारा 2 फॉस्फेट ग्रुप वाला, तो इसको हम बोलेंगे एडीपी। तो ये जो एटीपी होता है इसका डीफॉस्फोराइलेशन होता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इसमें जो एंजाइम ने काम किया ये हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम, यहाँ पर आपको समझना है ये हमारा एंजाइम काम किया, ये हमारा हेक्सोकाइनेज, या अगर आपको नाम देना है तो ग्लूकोकाइनेज भी उसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा हेक्सोकाइनेज क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा हेक्सो शुगर है, सो इस वजह से यहाँ पर हेक्सोकाइनेज। इसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रहता है, ये इसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट होता है, और आइसोमर क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसके आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर रहते हैं, इसको हम बाद में समझते हैं, बट अभी के लिए इसके केमिकल फॉर्मूला समझो। तो जैसे कि जो C6H12O6 ये भी ग्लूकोज का रहता है, ये ग्लूकोज का भी रहता है, और C6H12O6 ये फ्रुक्टोज का भी केमिकल फॉर्मूला रहता है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट रहेगा, केमिकल फॉर्मूला दोनों के सेम है। सो ये एक दूसरे के आइसोमर है। सो यहाँ पर ये इसके आइसोमर में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर जो एंजाइम ने काम किया ये हमारा आइसोमरेज ग्रुप का एंजाइम, ये ट्रांसफरेज ग्रुप का एंजाइम था, बट यहाँ पर जो जिस एंजाइम ने काम किया ये हमारा आइसोमरेज ग्रुप का एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारा ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है इसके अंदर फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है, और इसमें एक फिर से फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा जो एटीपी था, तो एटीपी का एडीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर एटीपी एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को, तो ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर एटीपी बन जाएगा एडीपी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये भी हमारा एक ट्रांसफरेज एंजाइम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ग्रुप का ट्रांसफर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर हुआ है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो एंजाइम रहेगा इसको हम बोलेंगे, फॉस्फोफ्रुक्टोज, इसको हम बोलेंगे फॉस्फोफ्रुक्टो आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रुक्टो, इसको हम काइनेज बोलेंगे, फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज। ये हमारा ट्रांसफरेज ग्रुप का एंजाइम है। तो ये आपको समझना है, फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज,
फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसने क्या किया, इसने एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर दिया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा जो फ्रुक्टोज है ये 6 कार्बन वाला, यहाँ तक यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है ये भी 6 कार्बन इसके अंदर है, ग्लूकोज के ऊपर भी 6 कार्बन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ग्लूकोज के ऊपर भी 6 कार्बन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके ऊपर एक फॉस्फेट और 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी 6 कार्बन, इसके अंदर हम देखने जाए तो इसके अंदर भी 6 कार्बन रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, ये ब्रेक डाउन होकर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर हमारा जो लाइजेस एंजाइम, लाइजेस ग्रुप का एंजाइम रहता है, वो क्या करता है, वो बिना वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए किसी जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड रहेगा तो उसको ब्रेक करेगा। क्या करेगा, बिना वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए इसके पार्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम DHAP बोलेंगे, एक हमारा DHAP रहेगा और दूसरा PgAl रहेगा, एक DHAP और दूसरा PgAl, और दूसरा रहेगा PgAl। यहाँ पर ये PgAl और DHAP और PgAl क्या होते हैं, यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के 3 नंबर के कार्बन के ऊपर अगर फॉस्फेट ग्रुप हो तो इसको हम PgAl बोलेंगे। यहाँ पर इसका पूरा नाम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, क्या है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 3 नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है, 3 नंबर वाले कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, सो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके अलावा इसका तीसरा नाम देना हो तो इस तरीके से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये तीनों नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद DHAP की बात करें तो DHAP हमारा 3 कार्बन वाला, जिसका फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इस तरीके से DHAP, ये आपको समझना है। ये हमारा कीटो शुगर, ट्राइस कीटो शुगर है, 3 कार्बन वाला कीटो शुगर है, इसके अंदर क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, और इसके 3 नंबर वाले कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है, सो इस वजह से इसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये दोनों जो DHAP और PgAl, ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल रहते हैं, ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, इस तरीके से ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, सो इस वजह से यहाँ पर एक दूसरे के अंदर क्या रहते हैं, कन्वर्टेबल रहते हैं, और इस वजह से यहाँ पर DHAP कन्वर्ट हो जाएगा PgAl के अंदर, सो यहाँ पर 2 PgAl के हमको मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा, PgAl के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलेंगे। सो यहाँ पर जिस एंजाइम ने काम किया, ये एंजाइम का नाम है आइसोमरेज ग्रुप का है, और ये हमारा एंजाइम का नाम है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, ये भी हमारा एक टाइप का आइसोमरेज एंजाइम है, सो इस वजह से फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, ट्रायोज कैसे, तो ये हमारा ट्रायोज शुगर है, सो इसलिए फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा ये PgAl बन गया, तो PgAl बनने के बाद यहाँ पर PgAl कन्वर्ट होगा, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। ये कैसे होता है, सारी चीज हम समझने वाले हैं, बट अभी के लिए आप समझो, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, और डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो आपको पता है इसके अंदर से हाइड्रोजन रिलीज होगा, जैसे कि यहाँ पर H+ रिलीज हुआ, और ये H+ किसने एक्सेप्ट किया, H+ एक्सेप्ट किया, यहाँ पर एक कंपाउंड रहता है जिसको हम बोलेंगे NAD+ बोलेंगे। अब ये NAD+ ने H+ को एक्सेप्ट किया, और ये बन गया, NAD+ ने H+ को एक्सेप्ट किया, और ये बन गया NADH+H+, इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ पर ये आपको सवाल आ रहा होगा, यहाँ पर ये NADH और H, 2 H है, तो क्यों 2 H होते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारे एक H+ रिलीज होता है
और एक H माइनस रिलीज होता है। एक्चुअल में जब हमारा डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो यहाँ पर 2 H रिलीज होंगे, एक H प्लस होगा और दूसरा H माइनस होगा। अब ये H माइनस इसके साथ जुड़ेगा तो ये NADH बना लेगा और ये H प्लस इसके साथ रहेगा तो NADH प्लस, और कहीं कहीं इसको NADH2 भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको NADH2 भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपको समझने हैं, ये क्यों होते हैं कैसे होते हैं इसको हम बाद में समझते हैं। और ये NAD है तो NADH का फुल फॉर्म क्या है, NAD का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ये हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके बनता है। सो ये हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम बोलेंगे निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसका फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, ये आपको समझना है। निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये किसका फुल फॉर्म है, तो NAD का फुल फॉर्म है, तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हमारा डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हुआ, ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा एक टाइप का डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, ये हमारा डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। इसके अंदर हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, दूसरा ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये जो PgAl रहेगा, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरिक एसिड के अंदर। ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पता है ये एसिड के अंदर इसके जो रिस्पेक्टिव एसिड रहेगा उसके अंदर कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर ये जो ग्लिसराल्डिहाइड रहेगा वो ग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और ये फॉस्फेट ग्रुप इसको फॉस्फोराइलेशन करता है। तो यहाँ पर हमारा PgL जो रहेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-BPGA में, 1,3-BPGA में ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-BPGA, जिसका फुल फॉर्म है 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म है 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। या इसको इस तरीके से भी बोलेंगे 1,3 और इसका दूसरा नाम 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट। ये ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है इसको भी आगे हम समझेंगे। अब यहाँ पर ये 1,3-BPGA ये आपको समझ में आ गया। इसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए, एक पहले नंबर वाले कार्बन के ऊपर, दूसरा तीसरे नंबर वाले कार्बन के ऊपर। सो यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए। अब यहाँ पर इसका क्या हुआ, तो यहाँ पर जो एंजाइम ने काम किया, यहाँ पर मेन जो हमारा प्रोसेस ही है हमारा डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पर जो एंजाइम था इसको हम बोलेंगे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम बोलेंगे। यहाँ पर फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड था तो इस वजह से फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज हो गया। ये जो ग्रीन पेन से हमने दिखाया ये सारे हमारे एंजाइम है, ये आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये 1,3-BPGA ये आगे कन्वर्ट होगा, यहाँ से एक जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा इसको रिलीज कर देगा और ये एटीपी का सिंथेसिस करेगा, यानी कि 1,3-BPGA का क्या होगा, इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा। यहाँ पर PgL का फॉस्फोराइलेशन हुआ था बट यहाँ पर एटीपी नहीं यूज हुआ। आगे हमने जो फॉस्फोराइलेशन किए जैसे कि ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन किया तो वहां पर हमने एटीपी में से फॉस्फेट ग्रुप निकाला, बट यहाँ पर जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है, तो आपको समझना है। अब यहाँ पर डीफॉस्फोराइलेशन, ये 1,3-BPGA का डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो यहाँ पर इसमें से जो फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा ये फॉस्फेट ग्रुप को ADP एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पर ADP इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना लेगा ATP। यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप BPGA में से 1 नंबर के कार्बन के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है ये निकल लेगा। सो यहाँ पर ADP
इस फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा, यहां से फॉस्फेट ग्रुप आएगा तो ये एटीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट हमारा एटीपी जनरेट हुआ है, ये आपको समझना है। आगे हमने जो भी देखे रिएक्शन, इसके अंदर एटीपी का यूज हुआ, बट यहाँ पर हमारा एटीपी का जनरेशन हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर फर्स्ट हमारा एटीपी बना है। अब ये फर्स्ट एटीपी बना तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप इसके ऊपर से निकल जाएगा, तो ये जो 13-BPG है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3PGA में। 3PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका फुल फॉर्म है 3-फॉस्फो, इसको ग्लिसरेट भी बोलेंगे या ग्लिसरिक एसिड भी बोलेंगे, ग्लिसरेट बोलेंगे। तो ये हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट हो गई। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हमारा फिर से जो फॉस्फेट ग्रुप था उसका ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो एंजाइम रहेगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो ये 3PGA। 3PGA में जो ग्लिसरिक एसिड रहेगा इसके 3 नंबर वाले कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। अब यहाँ पर ये 3PGA है, तो 3PGA आगे कन्वर्ट हो जाएगा 2PGA में। आगे ये कन्वर्ट होगा 2PGA में, 2PGA जिसको हम बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर जो ग्लिसरिक एसिड था इसके 3 नंबर वाले कार्बन पे ऊपर फॉस्फेट ग्रुप था, बट ये इसके आइसोमर में कन्वर्ट होगा, इसके अंदर थोड़ा सा म्यूटेशन होगा और ये जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा वो 3 नंबर के कार्बन से चला जाएगा 2 नंबर के कार्बन के ऊपर। सो यहाँ पर 2PGA क्या हुआ? ये हमारा 2PGA हो गया, ये हमारा 2PGA हो गया। तो इसका फुल फॉर्म है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर जो एंजाइम काम किया है, यहाँ पर जो एंजाइम काम किया है ये हमारा एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। क्या होता है? यहां पर हमारा जो कार्बन नंबर है इसके ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप दूसरे नंबर वाले कार्बन के ऊपर चला जाता है। तो ये आपको समझना है। ये हमारा ये रिएक्शन हो गया, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो 2PGA है, ये जो 2PGA है इसमें से बन जाएगा, 2PGA में से बन जाएगा पेप, PEP, जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ये PEP जिसका फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ये आपको समझना है। ये PEP का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। इसमें जो एंजाइम काम किया ये हमारा इनोलेज एंजाइम रहेगा। इस एंजाइम का नाम है इनोलेज, इनोलेज। ये आपको समझना है। ये PEP किस तरीके से 2PGA क्या होता है, इसमें से 2PEP कैसे बनता है, ये सारी चीज हम समझते हैं। बट अभी के लिए आप जस्ट समझो 2PGA में से PEP बनेगा जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पर हमारा जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है ये आगे इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा। अब यहाँ पर एक और चीज होती है, 2PGA में से जब PEP बनता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बनता है, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल H2O भी रिलीज होता है। तो आपको ये समझना है। इसके बाद ये PEP जो रहेगा, PEP जो रहेगा, ये PEP आगे कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड के अंदर। इसका भी आगे डीफॉस्फोराइलेशन होगा, इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड, या इसको हम पाइरुवेट भी बोलेंगे, या इसको हम पाइरुवेट भी बोलेंगे, या इसको हम पाइरुवेट भी बोलेंगे। तो इसमें जिस एंजाइम ने काम किया इसमें क्या होता है? इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप ADP के ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर ADP है, ADP इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल के ये ला देगा जो PEP है, PEP में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा और ये चला जाएगा ADP के ऊपर, तो ये बना देगा ATP। सो यहाँ पर हमारा दूसरा ATP बना है। ये एक 13-BPGA में से ATP बना है
और दूसरा पीईपी में से जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं तब हमारा एटीपी बना है। तो ये इस तरीके से हमारे 2 एटीपी यहाँ पर बने हैं, जिसका कार्बन नंबर रहेगा 3 कार्बन, जिसके 3 कार्बन रहेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ नहीं, यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा ये हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज, या इसको हम पायरुवेट काइनेज बोलेंगे, या इसको हम पायरुवेट काइनेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पायरुवेट काइनेज बोलेंगे, जिसमें ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, ये आपको समझना है। तो ये सारे हमारे पूरी रिएक्शन रहेगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का टोटली ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के अंदर जब ऑक्सीडेशन हमारा ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरा हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, जो इसके बाद पायरुविक एसिड बनेंगे तो ये हमारे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे। एक ग्लूकोज में से 2 हमारे मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर जैसे फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता था, DHAP और PGL, ये दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल रहते हैं। तो ये DHAP कन्वर्ट हो जाएगा 2PGL में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से हमारे 2 PGL मिलेंगे। अब ये 2 PGL मिलेंगे तो आगे भी हमारे ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये इसके भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक ग्लूकोज में से इसके भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो सारी जो रिएक्शन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इस तरीके से यहाँ पर हमारे 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे, और यहाँ पर ये जो एटीपी बन रही है, ये भी एटीपी एक पीजीएल से, सॉरी 13 बीपीजीए से, एक मॉलिक्यूल 13 बीपीजीए का होगा तो इसमें से एक एटीपी मिलेगा। तो अगर 2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो इसमें 2 एटीपी मिलेंगे, टोटल हमारे 2 एटीपी मिलेंगे। और यहाँ पर भी हम बात करें तो हमारे 2 एटीपी मिलेंगे। तो इस तरीके से ये भी हमारे 2 एटीपी, और यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था तो वहां पर हमारे एक में से हमारे 2 हाइड्रोजन रिलीज होते थे, तो यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। अब ये 4 रहेंगे तो यहाँ पर 2 हमारे NAD रहेंगे, और 2 हमारे, और यहाँ पर 2 हमारे NADH और सॉरी 2 हमारे NADH प्लस H प्लस, ये हमारे इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं 2 NADH2 या 2 NADH H प्लस बनेंगे। जो आगे यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये आगे 3 ATP के बराबर होगा, एक 3 ATP के बराबर होगा, ATP के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे ऐसे 2 NADH प्लस H प्लस है, तो ये टोटल 6 ATP बनाएंगे, 6 ATP बनाएंगे। तो ये आपको समझना है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये कितने स्टेप में हुआ, तो यहाँ पर आप स्टेप गिनो तो यहाँ पर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये हमारा यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है 2 पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा ये हमारा आल्डोलेज रहेगा, आल्डोलेज, जो हमारा एक लाइजेस ग्रुप का एंजाइम है, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के दौरान हमारे 2 मॉलिक्यूल मिले। अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ये हमारा चौथा स्टेप हो गया, ये हमारा चौथा स्टेप। अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ये हमारा 5वां स्टेप। अब यहाँ पर ये हमारा 6 स्टेप, ये हमारा 7th स्टेप, ये हमारा 8th स्टेप, ये 9th स्टेप, और ये हमारा 10th स्टेप। इस तरीके से ये टोटल जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन रहेगा ये 10 स्टेप के अंदर कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर हमारे 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिला है, तो ग्लूकोज का जब हम ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसके साथ हमको क्या मिला, तो टोटल हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो हमको 2 एटीपी मिलेंगे यहाँ से, और 2 एटीपी मिलेंगे पेप में से जब पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है तब। तो यहाँ पर टोटल 4 एटीपी मिले, बट यहाँ पर 4 एटीपी मिले, बट यहाँ पर 2 हमारे एटीपी यहाँ पर यूज हो गए थे जब ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, और जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से बन रहा था फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, तो यहाँ पर 2 हमारे एटीपी यूज हो रहे। तो यहाँ पर टोटल 4 एटीपी, इसमें से हम 2 एटीपी माइनस कर देंगे, तो हमको टोटल जो नेट प्रोडक्शन रहेगा वो 2 एटीपी का रहेगा। इसके साथ हमको क्या मिला, इसके साथ यहाँ पर हमको 2 NADH प्लस मिले, 2 हमारे, इसके साथ 2 NADH प्लस H प्लस मिले। तो ये भी आपको समझना है। यहाँ पर ग्लूकोज के साथ
NAD प्लस रहेगा और इसके साथ यहाँ पर दूसरा हम प्लस में ले तो हमारे 2 ATP 2 ADP और ये 2 ADP में से कन्वर्ट हो गए 2 ATP के अंदर। तो ये आपको पूरी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर टोटल हमारे ATP कितने मिले, टोटल ATP का हमको कैलकुलेशन करना हो तो यहाँ पर 2 ATP तो हमको डायरेक्टली मिलते हैं। इसके अलावा जो NADH एक NADH प्लस H प्लस रहेगा तो ये 3 ATP बनेगा। तो इस तरीके से हमको 6 ATP मिलेंगे। तो हमारे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से अब ये NADH ATP कैसे बनेगा, तो ये आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएगा और वहां से ATP का जनरेशन करने वाला है, वहां से ATP बनने वाला है। तो अब हमारे यहाँ पर 6 ATP NADH प्लस की वजह से और 2 ATP ये टोटल हमारे 8 ATP मिलेंगे। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब पाइरुविक एसिड का आगे क्या होगा, अब ये पाइरुविक एसिड जो रहेगा ये या तो क्या करेगा, या तो इसका फर्मेंटेशन करेगा, इसका फर्मेंटेशन करके इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनेगा। और दूसरा अगर इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ तो इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अब ये पाइरुवेट जो एसिड पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट जो रहेगा इसके 2 वे से, एक एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा जिसको हम फर्मेंटेशन बोलेंगे जो 2 तरीके से होगा, एक इथेनॉल और दूसरा लैक्टिक एसिड। इसको हम बाद में सारी चीज ये समझने वाले हैं, बट अभी के लिए जस्ट आप समझ लो। तो इस तरीके से ये हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रहेगा। अब यहां तक आपको समझ में आ गया और आपको डीप में जाना है और भी आपको ये जो सारी रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है ये आपको समझना है तो ये आपके लिए है। अगर नहीं देखना है तो यहाँ से आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। आपको ये पूरा समझ में आ गया हो तो आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको डीप में जाना हो तो इसको हम मॉलिक्यूल किस तरीके से हमारे जो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं ये हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंपली समझो, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब ये ग्लूकोज जब कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर लिखे तो इस तरीके से CHOCH COH रहेगा, COH रहेगा, इसके बाद CHOH और CH2OH। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है। अब इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर ATP रहेगा। ATP के अंदर हमने देखा था, ATP के अंदर 3 मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं और यहाँ पर ATP का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। जैसे कि ये रिबोज शुगर है, इसके C1 कार्बन के ऊपर यहाँ पर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, C5 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे 3 फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे। तो ये फॉस्फेट ग्रुप इसको डोनेट कर देगा, इसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा ग्लूकोज के 6 नंबर वाले कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल के चला गया इसके 6 नंबर वाले कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरीके से ये रहेगा ऑक्सीजन फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप के अराउंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है, एक माइनस, इस तरीके से ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। अब ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा तो इस तरीके से यहाँ पर O माइनस, ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर फ्रुक्टोज ये कन्वर्ट होता है इसके आइसोमर में। तो जो फ्रुक्टोज रहता है, फ्रुक्टोज का भी जो केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6 रहेगा। अब इसका हम स्ट्रक्चर लिखे तो ये इस तरीके से होगा, इसके अंदर कीटोन ग्रुप रहेगा। सो यहाँ पर CH2OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक कार्बन है, इसके अलावा COH CHOH CH एंड OH एंड CH2OH। ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इसके 6 नंबर वाले कार्बन के ऊपर हमने फॉस्फेट ग्रुप लिखा है। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो इस तरीके से O P डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, क्या है, फ्रुक्टोज 6
फॉस्फेट है, ये आपको समझना है। ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये आपको समझ में आ गई। ये जो आइसोमर वाली रिएक्शन ये आपको समझ में आ गई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये यहाँ पर हमने दिखाया है। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन होगा। फिर से यहाँ पर जो एटीपी रहेगा, एटीपी इसका एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर डोनेट करेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। और यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है ये चला जाएगा इसके C1 कार्बन के ऊपर। यहाँ पर जो C1 कार्बन है, C1 कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है इसको विस्थापित करेगा, इसको हटा के ये फॉस्फेट ग्रुप वहां पर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ पर सिंपली आप समझो, जैसे कि ये फॉस्फेट ग्रुप है तो फॉस्फेट ग्रुप इसमें से यहाँ पर आ गया, तो ये फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से O P डबल बॉन्ड O माइनस, इसको हम बोलेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये हमारा इसके ऊपर दो फॉस्फेट ग्रुप है, सो इस वजह से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज यहाँ पर 1,6 बाइफॉस्फेट हो गया, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, इसका आल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा? इसका आल्डोलेज एंजाइम इसके दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, इसको दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से इसका ब्रेक डाउन, जैसे कि यहाँ से इसका ब्रेक डाउन हो रहा है और ये दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ से इसका दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये जो पार्ट है ये बना लेगा DHAP, जिसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर CH2OH, इसके अलावा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH2, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप इसके तीसरे नंबर वाले कार्बन के, ये इसको उल्टा करके लिखते हैं, तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, तो फॉस्फेट ग्रुप को हम ब्लैक पेन से दिखाते हैं, तो यहाँ पर O P डबल बॉन्ड O माइनस, ये हमारा हो गया DHAP। अगर इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकाल दे और यहाँ पर OH लगा दे तो ये हमारा कीटो ट्रायल शुगर बनेगा। कीटो ट्रायल आपको पता चल रहा होगा, जिसके अंदर कीटोन ग्रुप हो और 3 कार्बन वाला शुगर हो, तो इसको 3 कार्बन वाला यानी कि ट्रायल शुगर, और इसके अंदर कीटोन ग्रुप है, सो यहाँ पर हमारा कीटो ट्रायल शुगर, तो ये कीटो ट्रायल जिसको हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। अब इसके अंदर फॉस्फेट जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे DHAP, इसके अंदर फॉस्फेट जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे DHAP। तो ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, तो ये हमारा हो गया DHAP, जिसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इसके साथ यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा है जिसको हम फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बोलते हैं। तो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कैसा रहेगा? यहाँ पर ये जो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है इसको हम ब्लू पेन से दिखाए तो CHO, ये हमारा आल्डिहाइड ग्रुप इसमें रहेगा, CHO CHOH और CH2, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर O P डबल बॉन्ड O माइनस, इस तरीके से ये हमारा हो गया PGL, ये हमारा हो गया PGAL। अगर इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दे, ये फॉस्फेट ग्रुप को हटा दे और यहाँ पर OH लगा दे तो ये हमारा हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आपको पता है। इसके बाद बात करें तो ये हमारा जो ग्लिसरॉल्ड रहेगा, ये DHAP किसके अंदर कन्वर्ट होगा? DHAP PGL के अंदर कन्वर्ट होगा, इस तरीके से PGL के अंदर कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर जो PGL रहेगा, PGL के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन होगा। क्या होगा? PGL के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन होगा। यहाँ पर आप समझ रहे, PGL के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और इसमें से डिहाइड्रोजिनेशन मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आपको यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि सिंपली आप समझो, हमारा जो PGL है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, PGL CHO CHOH है और CH2, और यहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप को हम रेड पेन से दिखाते हैं, तो O P डबल बॉन्ड O माइनस, इस तरीके से ये हमारा PGL है। ये क्या है? PGAL, यानी कि फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। अब ये फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन होगा, यानी कि इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से निकलते हैं? सिंपली आप यहाँ पर समझो, जो हमारा ये आल्डिहाइड ग्रुप है इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। तो यहाँ पर जब डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो ये H है, ये H यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा और ये
सिंपली आप समझो, ये H यहां से निकल जाएगा, जो H माइनस के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर आपको H प्लस दिखा है बट ये एक्चुअल में H माइनस के फॉर्म में रहेगा। अब ये H माइनस के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पर NAD प्लस इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये NADH2 बना लेगा, NADH बना लेगा। क्या बना लेगा? NADH। अब यहाँ पर इसके साथ हमने H प्लस एक और दिखा है, NADH। यहाँ पर NADH प्लस इसके साथ एक H प्लस और दिखा है, तो ये H प्लस और कहां से आता है? तो यहाँ पर जब ये डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन जब हो रहा है तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप था। कौन सा था? ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप था। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप था। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप कैसे होगा? H3PO4, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड रहता है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरीके से, फॉस्फेट ग्रुप, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और OH इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर ये OH ग्रुप है, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दे और यहाँ पर सारे ग्रुप के ऊपर माइनस माइनस चार्ज लगा दे, तो यहाँ पर एक H प्लस रहेगा। तो ये H प्लस जो रहेगा, ये H प्लस यहाँ पर जो हमने दिखाया ये H प्लस है, जो हमारा ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से निकला हुआ H प्लस है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो हमारे एंजाइम रहते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट्स, जो एंजाइम रहते हैं, जैसे कि हमारा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो इसकी एक्टिव साइट पे, जैसे कि ये पता है आपको, एक्टिव साइट आपको कीलॉक मॉडल आपको पता है, तो इसकी जो एक्टिव साइट रहेगी, एक्टिव साइट के ऊपर सिस्टीन एंजाइम रहेगा, सॉरी सिस्टीन एमिनो एसिड रहेगा, सिस्टीन एमिनो एसिड रहेगा, एमिनो एसिड रहेगा। सिस्टीन के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर SH ग्रुप रहेगा, SH ग्रुप रहेगा। अब ये SH ग्रुप यहाँ पर रहेगा, तो ये SH ग्रुप जब ये यहाँ पर आके, ये हमारा एंजाइम है, इसके साथ आके हमारा जो ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जुड़ेगा, तो ये इस तरीके से फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे कि जुड़ गया, ये हमारा PGL है। तो इस दौरान ये जो SH है, SH में से एक H प्लस निकलेगा, यहाँ पर इसका H प्लस निकलेगा और ये H प्लस हमारे जो साइटोसोल रहते हैं, साइटोसोल के अंदर चला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा दूसरा H प्लस आता है। ये दोनों आपको समझने हैं, एक हमारा जो फॉस्फोरिक एसिड या हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है उसमें से H प्लस निकलता है और दूसरा हमारा जो एंजाइम रहेगा, एंजाइम में से भी एक H प्लस निकलता है। तो ये दोनों आपको समझने हैं, तो ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम बात करें तो ये इस तरीके से ये H प्लस आ गया और ये NADH, और इसको आगे हम लिखे तो ये NADH प्लस H प्लस बन गए, प्लस ये H प्लस बन गए, ये H प्लस इसके साथ जुड़ता है। ये आपको पूरा समझ में आ गया। अब ये मॉलिक्यूल का क्या होगा? अब ये जो हमारा PGL है इसका क्या होगा? इसमें से यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन तो हो गया, इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी कि इसमें से हाइड्रोजन तो निकल गया, इसका डिहाइड्रोजिनेशन तो हो गया। बट यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप और हमने देखा था, यहाँ पर हमने फॉस्फेट ग्रुप की बात की, इस तरीके से H3PO4 की बात की। तो ये H3PO4 में जो फॉस्फेट ग्रुप था, इस तरीके से यहाँ पर P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस, इसमें से 3H प्लस तो पहले रिलीज हो गई। तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप डायरेक्टली अटैक करेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकलेगा इसकी जो खाली पड़ा स्थान है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा इस तरीके से, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर P डबल बॉन्ड O माइनस, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप जो था वो यहाँ के जुड़ गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर CH एंड CH2, यहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, दूसरा हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। यहाँ पर P डबल बॉन्ड O माइनस, इस तरीके से ये हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप और ये हमारा दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, जो कि हमारे ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे ग्लिसरिक एसिड। इसमें से ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हमारा जो रहेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरिक एसिड में। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलेंगे ग्लिसरिक एसिड, बट इसके ऊपर दो फॉस्फेट ग्रुप है। सो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे 1,3, इसके पहले नंबर वाले कार्बन के ऊपर है और यहाँ पर तीसरे नंबर वाले कार्बन के ऊपर। तो 1,3 बाय
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसको हम बोलेंगे 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, इसको हम बोलेंगे 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो 13BPGA बोलेंगे, 13BPGA, जो हमारा ये मॉलिक्यूल है 13BPGA। इसके अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन भी हुआ, यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो फॉस्फोराइलेशन हुआ, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकला तो ये हमारा डिहाइड्रोजिनेशन भी हुआ। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये 13BPGA बनेगा। अब ये 13BPGA, इसके ऊपर ये जो 13BPGA ये क्या करेगा, तो इसमें से जो C1 कार्बन के ऊपर जो फॉस्फेट, ये हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसको निकाल देगा। इसको निकाल देगा तो क्या होगा, इसको निकाल देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3PGA के अंदर। यहाँ पर सिंपल आप समझो, ये 13BPGA, इसमें से जो ये फॉस्फेट ग्रुप है इसको निकाल दे, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन जोड़ दे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ दे O-, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलेंगे 3PGA। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलेंगे 3PGA। यहां से जो फॉस्फेट ग्रुप पहले था वो निकला तो वो कहां पर गया, तो यहां पर हमारा जो ADP था, ADP उसको एक्सेप्ट करेगा और ATP बना लेगा। क्या बना लेगा, ATP बना लेगा। तो इस तरीके से ये हमारा 3PGA, इसको हम बोलेंगे 3PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये तीनों में से आपको जो नाम देने हैं वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये 3PGA, इसमें से ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप इसके 3 नंबर वाले कार्बन के ऊपर से निकल के ये चला जाएगा सेकंड कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल गया और ये चला गया सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर O, P डबल बॉन्ड O, O-, और यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर आ गया, CH2OH। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा 2PGA हो गया, ये हमारा हो गया 2PGA, यानी कि ये इसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हुआ। जो हमारा एंजाइम काम करेगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, तो ये हमारा हो गया 2PGA हो गया। अब ये 2PGA है तो आगे क्या करना है, आगे यहाँ पर इनोलेज एंजाइम काम करेगा। 2PGA के ऊपर इनोलेज एंजाइम काम करेगा, और इनोलेज एंजाइम क्या करेगा, तो इनोलेज एंजाइम इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल के यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कैसे, तो ये जो OH है, OH और ये H, ये दोनों मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों मिलके यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम बोलेंगे पेप। ये हमारा 2PGA कन्वर्ट हो गया पेप के अंदर। पेप कैसे, तो यहाँ पर OH ग्रुप था, इसको हमने निकाल दिया, OH ग्रुप को हमने रिलीज कर दिया, और C2 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन था इसको हमने रिलीज कर दिया। तो H और OH प्लस H, तो ये हो गया H2O। तो ये H2O हमारा रिलीज हो गया, और H2O यहाँ पर हमने रिलीज किया है, H2O रिलीज हो गया, और H2O रिलीज हुआ तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो गया पेप के अंदर, जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, एक हमारा डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है इन ऑल, आपको पता है इसको फॉस्फेट ग्रुप और इनोल। पहले यहाँ पर OH ग्रुप था तो इस वजह से इनोल, तो यहाँ पर ये हमारा पेप हो गया। ये क्या हो गया, पेप हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इसको फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये फिर से रिलीज हो जाता है। ये फिर से रिलीज होके इसको, ये फिर से रिलीज होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा ये फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप था, फिर से हम फॉस्फेट ग्रुप को दिखाएं, तो यहाँ पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप था O-, ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया, तो ये फॉस्फेट ग्रुप कौन एक्सेप्ट कर लेगा, इस फॉस्फेट ग्रुप को ADP एक्सेप्ट करेगा, और ये बन जाएगा ATP। यहाँ पर हमारा दूसरा ATP बना, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा दूसरा ATP बना। और यहाँ पर हमारा ये जो बाकी का मॉलिक्यूल बचा ये बना लेगा पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड कैसे, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर CH3
C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप चला जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा C, ये तो जैसा था वैसा ही, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस, ये हमारा हो गया पाइरुवेट, ये हमारा हो गया पाइरुवेट, ये पाइरुवेट हो गया। बट यहाँ पर पाइरुविक एसिड करने के लिए यहाँ पर हमको पाइरुविक एसिड चाहिए, तो यहाँ पर ये अगर हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो गया हमारा, पहले पाइरुवेट था बट हाइड्रोजन लगाने के बाद ये हो गया पाइरुविक एसिड, तो ये हमारा एंड प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये पाइरुवेट हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये पाइरुविक एसिड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड में। सेम इसी तरीके से जो ग्लिसरिक एसिड रहेंगे, ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो अगर यहाँ पर ये ग्लिसरिक, यहाँ पर अगर यहाँ पर O और इसके साथ हाइड्रोजन है तो ये हमारा ग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा, और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हम निकाल दे तो हमारा ये हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट, क्या हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा इस तरीके से हो गया ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है या आपको डिफिकल्टी या आपको प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, और साथ में ये वीडियो को पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू गाइज।